नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी का अपना पेपर जो है उसका यूनिट नंबर 2 की। और यूनिट 1 जो है उसको अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है यूनिट 1 तो देख लीजिएगा और 3 स्टार बना कर के देखिएगा, क्योंकि भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका वो कह सकते हैं यूनिट है। इसके बाद में परिवार की बात की जा रही है। आपके 2 में परिवार और दिव्यांगता की जो बात है, परिवार और दिव्यांगता की जो बात है वो आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत अगर बच्चा दिव्यांग हो रहा है तो परिवार किस प्रकार से उसका सामना करेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे यूनिट 2.1 के अंतर्गत। और उसका प्रभाव क्या होगा परिवार पर, इस पर बात करेंगे। और प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बच्चा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित है और बौद्धिक अक्षम बच्चा हो रहा है तो परिवार के सदस्य बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि बच्चा कैसे ऐसा हुआ। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि किसी भी घर में जब बच्चा होने वाला होता है तो सबके मन में हर्ष उल्लास रहता है। बच्चा आएगा, बच्चे को हम ये सिखाएंगे, बच्चे को हम वो बनाएंगे। लेकिन जब बच्चा कहीं मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षम बच्चा हो जाता है, या हम कह सकते हैं श्रवण बाधित या दिव्यांग बच्चा, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता अगर बच्चे में हो जाती है तो वो घर जो है उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। कहते हैं बच्चे को मार दें, या बच्चे को ऐसा करते हैं कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम केवल इस बच्चे पर ही ध्यान देंगे और इसको ही बेहतर बनाएंगे। तो कुछ क्या होते हैं जो पेशेवर होते हैं, मान लीजिए माता भी नौकरी कर रही, पिता भी नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होते हैं कि 2 में से एक कोई ना कोई उस नौकरी को छोड़ करके अपने उस बच्चे के साथ में जुड़ जाता है। उसकी गंभीरता को देखते हुए बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जब बौद्धिक अक्षम बच्चा होता है तो उस घर के माता पिता, भाई बहन और जितने भी सदस्य हैं उनमें एक अनूठी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यही परिवार के कामकाज के सभी पहलू को जो है वो प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों को आंतरिक शक्ति के बारे में जागरूक करता है। समुदाय के साथ में कह सकते हैं कि अगर बच्चे को हम माता पिता को अगर हम बेहतर बनाएं तो माता पिता ही क्या करते हैं, अपने बच्चे का बेहतर ध्यान रख सकते हैं और समुदाय में बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। परिवार ही सामंजस्य को बढ़ाएगा, शारीरिक भावात्मक जो बच्चे की कमजोरियां हैं उनको बेहतर बनाएगा। साथ ही साथ बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा, संसाधन उपलब्ध करा के। परिवारों के लिए जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि परिवार के दोस्तों सदस्य ये भी होंगे आपके दिव्यांग बच्चे भी, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य इसका भी असर देखने को मिलेगा। उचित तौर पर हम लोग कह सकते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं बच्चे के लिए चलाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें बच्चे को प्रभावित कर रही हैं, मान लीजिए डेली लिविंग एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन के कार्य। तो दोस्तों ये जो कार्य बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इनके लिए भी हम लोग शारीरिक और भावात्मक जो ऊर्जा है बच्चे को प्रदान कराएंगे। अगर बच्चा थक रहा है, भावनात्मक तनाव पैदा हो रहा है, यानी कि बच्चा चिंता, क्रोध, दिव्यांगता के कारण उसकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो पर्याप्त रूप से अनुसंधान के तहत हम बच्चे को सहायता प्रदान करके दिव्यांग बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर माता पिता और परिवार की बात की जा रही है, तो दिव्यांग बच्चे को
माता पिता और परिवार के सदस्य मिल करके उसकी देखभाल करा के शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप करा के उसको काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। यह क्रिया जो होगी काफ़ी प्रगतिशील होगी, बच्चे को कम नुकसान झेलना पड़ सकता है और जो सीखने के बेहतर तरीके हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। एक पारिवारिक जीवन है उसको बदला जा सकता है, उसकी देखभाल और जिम्मेदारियां, करियर के जो अवसर हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें परिवार में देखने को मिलती हैं अगर बच्चा दिव्यांग हो जाता है तो। इसमें मैंने आपको बताया कुछ माता पिता ऐसे भी आपको मिलेंगे जो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा बच्चा बेहतर नहीं कर पाएगा, क्यों ना इसको हम छोड़ दें। उनमें शर्म आएगी, परिवार में चिंता होगी माता पिता को, उनको हो सकता है शर्म भी लगे और जो भी उनके और घर में जो भी बच्चे हैं उनको भी हो सकता है शर्म लगे, हो सकता है ईर्ष्या भी आए, गुस्सा भी आए, लेकिन क्या करना है, चिंता भी रहती है, शर्म भी रहती है, ये दोनों चीज़ें। सॉरी भैया थोड़ा खांसी आ रही है। चिंता इसलिए रहती है, बड़ा हो जाएगा बच्चा तो कैसे आगे बढ़ेगा। शर्म इसलिए रहती है कि अगर हम समाज में ले जाएंगे तो समाज के लोग हमें क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है परिवार के तहत। माता पिता जब बच्चे को उम्र भर देखते हैं तो बच्चे के लिए जो दिव्यांगता है उसका निदान कर सकते हैं, जो प्रतिक्रिया है उसको बढ़ा सकते हैं और जो भी आपके आवश्यकताएं हैं बच्चे की उनकी मांग को बढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम है तो उसकी जोखिम को कम किया जा सकता है, देखभाल की जो कमियां हैं उनको बच्चे को बेहतर बनाया जा सकता है। कह सकते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके जन्म आमतौर पर जो 5 चरण है वो देखने को मिलते हैं। एक उनका इनकार करना, क्रोध, या हम कह सकते हैं डिप्रेशन, या माता पिता का क्या करते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं कि ऐसा करो, या तो आप जॉब के लिए जाओ या तो मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें और यहीं पर स्वीकृति माता पिता स्वीकार करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक घर में हो सकता है कि इनकार करें कि ये मेरा बच्चा नहीं है, हम इसको नहीं देख पाएंगे, उनके अंदर क्रोध भी आ रहा हो, डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं, या सौदेबाजी भी कर लेते, चलो अच्छा हम बच्चे की देखभाल करेंगे, उसको स्वीकार भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक परिवार में देखने को मिलती हैं कि बच्चे के प्रति इन चीज़ों को किया जा सकता है। बच्चे की रणनीति बनाने के लिए, बच्चे को बेहतर बनाने के लिए जो उसकी ऊर्जा का स्तर है उसको जानना होगा, जो भी कह सकते हैं कि बच्चे का आवश्यकता क्या है उसको जानना होगा, बच्चे में दिव्यांगता क्या है उसको जानना होगा, समस्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको जानना होगा, सामान्य और विशिष्ट मान्यताएं क्या हैं इसके बारे में बात करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं परिवार के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि परिवार ही बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सभी पक्षों का बेहतर रूप से बच्चे को अवसर दे करके वास्तविक वातावरण में बेहतर बना सकता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को देखते नहीं हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते, तो उनका ही बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, या ध्यान नहीं देते तो उनका बच्चा जो है पिछड़ जाता है काफ़ी चीज़ों से। ऐसे ही आपका 2.2 क्या कहता है, 2.2 कहता है निदान की प्रक्रिया, डायग्नोस की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं निदान की प्रक्रिया। निदान की प्रक्रिया क्या होगी, एक परिवार में अगर बच्चा जन्म ले रहा है, दिव्यांग बच्चा जन्म ले रहा है, तो माता पिता की स्वीकृति को शामिल करना और उसके निदान की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे यूनिट 2.2 में। तो कहेंगे
निदान के तहत ही बच्चे की जो अक्षमता है उस अक्षमता को कम किया जा सकता है। अगर माता पिता या परिवार के सदस्य भाई बहन दादा दादी बच्चे के शीघ्र हस्तक्षेप पर कार्य करें, सबसे पहले पहचान फिर भैया हस्तक्षेप, अगर इस पर कार्य किया जाए, पहचान करने के बाद में बच्चे की उस क्रिया का क्या किया जाए, निदान किया जाए। निदान करके ही बच्चे को हम उसको निश्चितता को प्रदान कर सकते हैं। उसमें जो भी स्वास्थ्य विकास बच्चे का होना है, चिंता है या प्रारंभिक जो भी सोच है, इस सोच को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। चिकित्सा की सेवाएं दे करके, बच्चे को शैक्षिक सेवाएं दे करके, या कह सकते हैं मूल्यांकन करके, बच्चे का पहचान करके बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एक जो भी पुनर्वास पेशेवर हैं उनको भी हम लोग साथ में जोड़ करके बच्चे को निदान और चिकित्सा के कौशल दिलवा सकते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, जागरूकता की कमी। और जब जागरूकता की कमी है तो ना वो शीघ्र पहचान कराएंगे, ना वो शीघ्र हस्तक्षेप कराएंगे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि विशेष आवश्यकताएं जो बच्चे को मिलनी थी जन्म के बाद में, चिकित्सा हुआ, परीक्षण हुआ, निदान बच्चे का होना था, तो वो चीज़ें जो हैं अक्सर बच्चे की काफ़ी पीछे रह जाती हैं। बच्चे की जो आवश्यकता है वो अक्सर बच्चे की आवश्यकता से काफ़ी पीछे बच्चा रह जाता है, और बच्चे का ज्ञान, शारीरिक, संवेगात्मक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। जिसमें हम बच्चे को कह सकते हैं कि बच्चे से पहले हम लोग माता पिता को बच्चे की विशेष आवश्यकता को पहचानने की ज़रूरत को बताएंगे। माता पिता कहाँ पर पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं उनको भी सिखाएंगे, और जीवन जीने के जो बच्चे के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं इनको बेहतर बना करके, तालमेल बिठा करके, आसान भाषा में बच्चे को तैयार करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसकी जानकारी और परिवार के जो भी सदस्य और भी होंगे इनको भी साथ में जोड़ करके, माता पिता और पेशेवरों के साथ में बच्चे को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और एक परिवार ही ऐसा है जो बच्चे को बेहतर बना सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विद्यालय, सबसे पहला विद्यालय बच्चे का परिवार और माँ होती है। माँ को शिक्षक कहेंगे या शिक्षिका कह सकते हैं, और जो पहला विद्यालय होगा, परिवार होगा, उसी को हम लोग परिवार होगा, उसको पहला विद्यालय हम लोग कहेंगे। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में क्या करते हैं, सहयोगी के रूप में 2.3 में क्या है, पारस्परिक सहयोग के रूप में परिवार की क्या भूमिका होगी। सहयोग के रूप में परिवार की क्या भूमिका होगी, इसकी बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा दिव्यांग होगा उसमें माता पिता और परिवार, इनकी ही भूमिका होगी, क्योंकि यही वांछित और अवांछित ढंग से बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ये भूमिका उनके बच्चे की समस्याओं, संगठन की सेवाओं और पेशेवर के निर्णय के प्राप्तकर्ता के रूप में शिक्षार्थी और शिक्षकों की राजनीतिक, शैक्षिक जो भी सहयोगी या स्रोत हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए परिवार का क्या करना होगा, परिवार को क्या करना होगा, समर्थन करना होगा बच्चे का, परिवार को समर्थन करना होगा बच्चे का। समर्थन करके ही परिवार की जो प्रणाली है बच्चे को मजबूत बनाया जा सकता है। जो भी अक्षमता बच्चे की है उसको समझा जा सकता है, और इसके लिए बच्चे का विकास किया जाएगा, परिवार की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा,
और भावात्मक समर्थन भी, बच्चे को भावात्मक समर्थन भी है वो भी दिया जाएगा। बहुत से लोग दिव्यांग जो बच्चे हैं, माता पिता के जो बच्चे हैं, इनको भावात्मक समर्थन दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो भैया इनको पुनर्वसित भी किया जाएगा, पुनर्वास भी दिया जाएगा। एकीकृत करके इन सभी बच्चों को दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाया जाएगा। हस्तक्षेप करके सुधार के लिए बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी डिज़ाइन तैयार करनी है, जो भी रणनीतियाँ तैयार करनी है, वो बच्चे को बेहतर बनाई जाएगी। पुनर्वास हमेशा स्वैच्छिक होता है और कुछ व्यक्तियों को पुनर्वास विकल्पों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसमें पुनर्वास की प्रक्रिया जो भी होगा वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से की जाएगी, जिसमें बच्चे को सीमित आकार मिल सके, बच्चे का संशोधन हो सके, बच्चे की जो लक्ष्य समस्या है लक्ष्य को प्राप्त करा सकें, जो भी हस्तक्षेप योजनाएं हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और जो भी आकलन है, बच्चे का असेसमेंट है, उसको किया जा सके। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनकी व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा, पर्यवेक्षण, इनको केंद्रीय करके, इनको बेहतर करके, हम बच्चे के पालन पोषण को बेहतर करके उसको पेशेवरों को के साथ में, माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में ले जा कर के उनकी ज़रूरतों को और विशेष आवश्यकताओं को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 2.3 में देखने को मिली। अब हम लोग बात करते हैं 2.4 की। इसमें कहता है 2.4 में परिवार सशक्तिकरण, परिवार सशक्तिकरण की अवधारणा, परिवार सशक्तिकरण की अवधारणा, तो इस पर बात होगी आपके 2.4 में। तो कहेंगे परिवार को सशक्तिकरण करना है, यानी कि दिव्यांग बच्चों के प्रति परिवार, जो भी दिव्यांग बच्चा है उसकी क्षमता, उसकी ज़रूरतें, उसकी स्वतंत्रता, इन सभी चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है परिवार को सशक्तिकरण करके, परिवार का सशक्तिकरण करके। क्योंकि आधिकारिक तौर पर समाधान का निर्णय, सेवाएं प्रदान करना, पारिवारिक समस्याओं से निपटने, बाल सुरक्षा, कल्याण, स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवार के सशक्तिकरण पर ही निर्भर करती हैं, फैमिली एम्पावरमेंट पर ही निर्भर करती हैं। अगर बच्चे को बाल सुरक्षा दी जाएगी, कल्याण दिया जाएगा, बच्चे का कल्याण किया जाएगा, तो परिवार की ही ताकत जो है वो बच्चे को बेहतर बना सकती है। इसके लिए कार्यक्रम के माध्यम से परिवारों के साथ मुद्दों को हल करना, सुरक्षित करना उन्हें, और बच्चे को स्थिर घर बनाने के कामकाज को बेहतर बनाना। इसके माध्यम से कार्यशालाओं, परामर्श, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बेहतर बनाना और कौशल सीखने के लिए एक कार्यक्रम को संचालित करना और यह सुरक्षित करना कि बच्चे के लिए हम किस स्थान पर कौन कौन सी चीज़ों का बेहतर उपयोग करके बच्चे को परिवार के साथ में सशक्तिकरण कर सकते हैं। क्योंकि जब परिवार सशक्त होगा, जब परिवार को एम्पावरमेंट मिलेगा, तभी हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पालन पोषण जो बच्चे का है उसके पहले हम पिता को भी बताएंगे कि कैसे आप बच्चे का पालन पोषण करें। यानी कि जब माता पिता को यह पता होगा कि पालन पोषण बच्चे का कैसे करना है, क्या चाहिए उसको, सकारात्मक मार्गदर्शन, प्यार, स्नेह, स्वीकृति, है ना, सुरक्षा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को देनी होंगी। ऐसे ही बाल विकास का ज्ञान भी है, उसको भी किसको देना होगा, परिवार को सशक्त बनाने के लिए परिवार को बताना होगा कि कैसे बच्चे का विकास होगा, कैसे उसकी जो क्षमता है, उसका जो वातावरण है वो विकसित होगा। माता पिता का लचीलापन, बच्चे के प्रति माता पिता का लचीलापन भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कठोर अगर माता पिता के जो भी संस्कार और
तनावपूर्ण अगर संस्कार हुए तो बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चा प्रतिबंधित नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चा क्रिया नहीं करेगा। तो इस प्रकार से माता पिता का लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है और माता पिता के लिए सहायता, यानी कि माता पिता को जो कपड़े, भोजन और कह सकते हैं जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, संसाधन हैं, उनको माता पिता के पास वो सारे संसाधन होने चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की जो चीज़ें सुनिश्चित की गई हैं वो भी होनी चाहिए और शक्ति आधारित सेवाएं जो हैं परिवार की ज़रूरतें, इन पर केंद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिवार का समर्थन, आदतें और व्यवहार को पहचानना चाहिए। इसकी क्षमता क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। कह सकते हैं कि परिवार को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ क्या होंगी। परिवार को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ क्या होंगी, कैसे हम लोग परिवार को बेहतर बना सकते हैं। तो कहेंगे परिवार के साथ में सकारात्मक, सबसे पहला पॉजिटिविटी, सकारात्मक और सक्रिय बातचीत, सकारात्मक और सक्रिय बातचीत, इसको बढ़ावा दिया जाए। सकारात्मक और सक्रिय बातचीत, इसको बढ़ावा दिया जाए। जो भी परिवार की ज़रूरतें हैं इनको बेहतर बनाया जाए और जो भी सहायता प्रदान मानक हैं इनको बेहतर बनाया जाए। कह सकते हैं कि जो ज़रूरतें हैं इनको पूरा करने के लिए जो भी तरीके हैं बच्चे को बेहतर बनाने के लिए, ये भी परिवार को सिखाया जाए, इनको भी बढ़ावा दिया जाए। इसमें परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, उनको बढ़ावा देना, उनकी स्वीकृति को, जो भी सहायता स्वीकृति है उसको बेहतर बनाना, बच्चे को अवसर देना, परिवार को अवसर देना और जो भी परिवार की ज़रूरतें हैं इनको पूरा करना, स्वतंत्र रूप से कौशल अधिग्रहण करवाना और बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवार के लिए ही आवश्यक होती हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं आपका 2.5 में इंटरवेंशन की बात की जा रही है, हस्तक्षेप की बात की जा रही है। इंटरवेंशन प्रथाओं में भागीदारी, यानी कि हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए भागीदारी। एक परिवार जो हस्तक्षेप प्रथाओं की ओर भागीदारी लेगा तो वो जो प्रथाएं हस्तक्षेप बच्चे के साथ की जा रही हैं उसमें स्वास्थ्य पेशेवर भी है, वो भी देखभाल कर रहा है, विशेष शिक्षक भी है, जो बच्चे के दृष्टिकोण को सुधार रहा है। क्योंकि हस्तक्षेप ही बच्चे को बेहतर बना सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे की जीवन की गुणवत्ता में बढ़ावा होगा। बच्चे के लिए हस्तक्षेप करके हम लोग बच्चे को भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यवसाय चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, सहायक शिक्षण तकनीकियाँ, ये सभी सेवाएं जो हैं बच्चे को हम लोग शामिल करेंगे। और जब ये सभी सेवाएं शामिल की जाएंगी माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, तब बच्चा पारस्परिक रूप से प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकेगा। और इसके लिए मल्टीडिस्पेंसरी टीम यानी कि बहुविषयक टीम को भी साथ में शामिल किया जाएगा। इसमें भी आपके वही सभी लोग, भौतिक चिकित्सक हुआ, व्यवसाय चिकित्सक हुआ, भाषा चिकित्सक हुआ, सहायक शिक्षण तकनीकियाँ हुई, व्यवसाय हुआ, कह सकते हैं कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट और आपका स्पेशल एजुकेटर, ये सभी मिलकर के दिव्यांग बच्चों के जो कार्य हैं उनको बेहतर बनाएंगे। इसके लिए जो भी उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, देखभाल को सुनिश्चित किया जाएगा और हस्तक्षेप और जो भी उपचार हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा, बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी स्वास्थ्य पेशेवर हैं इनके लिए पारस्परिक प्रथाओं के लिए भागीदारी और सामुदायिक संगठनों को बेहतर बनाया जाएगा, परिवार को संसाधित किया जाएगा, शिक्षा में सहायता प्रदान की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एक परिवार में, जब परिवार के व्यक्ति बच्चे में हस्तक्षेप करेंगे और बच्चे को बढ़ावा देंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो पाएंगी। अगर परिवार के व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी भी चीज़ में तो कहेंगे कि बच्चे के स्तर, आयु को देखते हुए बच्चे को बढ़ावा मिले, समावेशन मिल सके, बच्चा पहुंच को बढ़ावा दे सके और बच्चे का हित
हो सके, जिससे कि जो भी परिणाम है या जीवन की गुणवत्ता है इनको सुधारा जा सके। शिक्षा बच्चे को प्रदान करना, संसाधन प्रदान करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रथाओं के अंतर्गत आए, हस्तक्षेप प्रथाओं के अंतर्गत आएंगी। तो आशा है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।